धन्यवाद ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए और ऐसी जानकारी को आम जनता में साझा करने के लिए। तो एक लक्षित बच्चा हमारे पास आया और वो कुछ ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसमें आप कह सकते हैं लकवा है या फालिश है या शरीर में जो कमजोरी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पैरों में हलचल, ना चल पाना, गिर जाना और वीकनेस जो है वो बढ़ते बढ़ते ऊपर पैर, हाथ, सांस, छाती और उसके बाद ऊपर तक हो सकता है। ऐसा हुआ उसका। तो हमने बहुत तेज़ी से उसकी जांच कराई गई। तो स्वामी दयानंद को हमें एक फ़ायदा इस बात का भी है कि बगल में इबास अस्पताल है जहाँ पे हम उनकी सुविधाएं का फ़ायदा उठा लेते हैं। और हमने बहुत तेज़ी से जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है, जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, तो वो हमने कराया। और स्वामी दयानंद में हमारे पास सबसे महंगा इंजेक्शन जो 15,000 रुपये का एक इंजेक्शन आता है IVIG, ऐसे हमें उस बच्चे को कम से कम 10 ऐसे इंजेक्शन लगाने पड़े हुए होंगे। तो 1-1.5 लाख का खर्चा उस बच्चे पे हमें अगले 2-3 दिन में करना पड़ा था। और क्योंकि स्वामी दयानंद के चिकित्सा अधीक्षकों ने और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने इस बात की हमेशा से ध्यान रखा गया है कि इस तरह का महंगा इंजेक्शन क्योंकि बहुत तेज़ी से लगाएंगे तो जल्दी फ़ायदा होता है, तो बच्चे को लगाया गया। चूँकि उस बच्चे में वीकनेस काफ़ी बढ़ गई थी और अब उसकी वीकनेस बढ़ते बढ़ते उसका सांस नहीं ले पा रहा था, तो उसको फिर वेंटिलेटर पे रखा गया। और वेंटिलेटर पे आप जानते ही हैं कि एक ICU में हमारे पास बहुत ही सक्षम, बहुत अच्छा ICU है। पूरी दिल्ली का बहुत पुराना ICU 2005 के करीब जो बनाया गया था सरकार की मदद से, वो तब से जो ICU चल रहा है उसके अंदर हमने बच्चे को रखा। और फिर उसके बाद क्योंकि बच्चे को वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी तो ट्रेकियोस्टमी करी गई। फिर कभी वेंटिलेटर से कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन सब करते करते फिर बच्चा कमज़ोर होता गया। तो उस और मसल क्योंकि टाइट हो रही थी, उसकी मसलों में जकड़न हो गई और बच्चे की बहुत देर के बाद, कई महीनों के बाद जाके हमें काफ़ी कोशिश करके न्यूट्रिशन बढ़ा के उसका खाना हमें ट्यूब के जरिए हम उसका खाना दिए जा रहे थे। उसकी कैलोरीज बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जो उसकी मसल्स एकदम वीक हो गई थी उनको दोबारा चलाने के लिए बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी कराई जा रही थी। और क्योंकि उसके हाथ पैर थोड़े अकड़ रहे थे अब और टाइट हो रहे थे, एक फिक्स हो जाते, बाद में मुड़ना होता, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता, तो उसके लिए हमने ऑर्थोसिस, एंकल फुट ऑर्थोसिस ये सब कराया गया। और तकरीबन 3 या 4 महीने के बाद वो बच्चे को हम ट्रेकियोस्टमी के साथ ही, हमने ट्रेकियोस्टमी के साथ नली के साथ, अभी इसकी नली चल ही रही है, अभी इसकी नली निकाली नहीं गई है, अभी भी बच्चा घर से वापस आता है दिखाने के लिए और महीने महीने वो आ रहा है और अब वो खड़ा हो पा रहा है। और पहले हमने व्हीलचेयर पे उसको घर भेजा है और अब वो खड़ा हो पा रहा है, बात करता है, मोबाइल तो कर ही सकता है और उसको किस तरह का खाना खाना था वो सब है। तो परिवार को एक खुशी सी है। उसके परिवार में उससे एक बड़ी बहन थी जो काम कर रही थी और माँ बाप थे और वो खुश हैं। उसको देख के लक्षित सिंड्रोम या सिंपल GBS जो सिंड्रोम है, ये एक ऑटोइम्यून रिएक्शन टाइप का है। इसमें खुद ही इम्यूनिटी आपस में शरीर के खुद तत्वों के लिए इम्यूनिटी चल जाती है। तो उसको कम करने के लिए हमें जो इम्यूनिटी कम को कर सकता है, उस एफिलिएशन को कम कर सकता है, उसको हम देते हैं इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन। तो जो इम्यूनोग्लोबिन हमने दिए बहुत महंगे आते हैं, जिसमें बोला 10 से 15,000 रुपये का एक इंजेक्शन आता है और वो हमने लगातार इसको 2-3 दिन दिए। अगर हमारे पास खून बदलने की सुविधा भी है हमारे ICU में, जिसको CRRT कहते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करके हम खून भी बदल सकते थे। और हम एक बार सोच रहे थे कि अगर ये नहीं ठीक होता है तो हम इसका फिर खून बदलने की कोशिश करेंगे। जो पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तो हमारे पास ही है केवल प्लाज्मा फेरेसिस, और दूसरे अस्पताल में है ही, मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों में तो प्लाज्मा फेरेसिस नहीं होता है GTV के अंदर। और तो हमने ये सुविधा उसको करी गई थी। जहाँ तक सवाल है कि ये बच्चा वैसे GTV से आया था, अब आप बात करिए, तो बच्चा GTV मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती था, 14 साल का, और उनके पास
प्लाज्मा सिरेसिस की सुविधा नहीं थी, तो हमारे पास हाँ वहाँ से रेफर। सर वो जो पर्टिकुलर जो इंजेक्शन का हाँ। ये सोच देखिए आप एक दिन का आईसीयू का खर्चा जो है 10 से 15 हज़ार तो कम से कम है छोटे आईसीयू में। और अगर आप बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में नाम नहीं लेना चाहता, बट कॉर्पोरेट अस्पताल जाएंगे तो रोज का खर्चा 50-60 हज़ार रुपये कम से कम है, 1 लाख तक चला जाता है पहले कई दिनों तक। अगर आप बाद के दिनों का भी लगाएं 10, 15, 20 हज़ार भी एवरेज का खर्चा मानते हैं इस बच्चे का, तो आप 30 दिन का लगा लीजिए कितना होगा। 30 का 10 हज़ार से करेंगे तो कितना खर्चा 10,000 से 3 लाख रुपए। तो पर महीने के 10 हज़ार कम से कम करें तो 3 लाख पर महीने का खर्चा कम से कम एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि सब बाकी जगह ज़्यादा ही होता है। लाइन पड़ रही है, ट्रेकोस्टमी हो रही है, हर ऑपरेशन करने के अलग होते हैं। वेंटिलेटर की जो सर्किट्स हैं, वेंटिलेटर के जो सर्किट्स हैं वो डिस्पोजेबल इस्तेमाल करे जाते हैं, कभी किसी पे यूज नहीं करे जाते हैं। तो स्वामी दयानंद के अंदर हमारे पास जो मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल्स और मशीनों की जो देख रेख है उसके अंदर ज़्यादातर हमारी मशीनें, मैं कह सकता हूँ 90-95% हमारी मशीनें काम करती हैं, क्योंकि वो वारंटी में है, EMC में है, CMC में है, और उनके कंज्यूमेबल लगातार मांगे जा रहे हैं। जो सारे सरकारी तंत्र में दिक्कत यही रहती है कि मशीनें आ जाती है, फिर उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, वारंटी नहीं होती है। तो हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय मैडम ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि हमारे सारे जो मशीनें हैं वो फंक्शनल हो और उनमें कंज्यूमेबल लगातार आते हैं। बच्चा कब आया था और कब गया? तारीख मार्च अप्रैल में बच्चा गया है। मार्च GBS हाँ, क्योंकि की जानकारी के लिए GBS किसी को भी हो सकती है, बट हाँ एक कुछ जीन्स में भी हो सकता है। अभी इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। विभिन्न तरह के GBS हैं, 5-7 तरह के GBS हैं। कुछ वायरस की वजह से होते हैं, कुछ दवाइयों की वजह से। लास्ट ईयर इससे कुछ केसेस ज़्यादा आ गए थे महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली देखे गए। हाँ, तो वो कोई किसी इन्फेक्शन के बाद GBS का वो हुआ ये कि पानी में एक कैम्पैलोबैक्टर जेजुनी दस्त हुए, वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो बॉडी में से रिएक्शन कर सकता है कि GBS के केसेस। तो पुणे में बहुत ज़्यादा GBS के केसेस आए पिछले साल, तभी हमें डर भी लग रहा था। तो तभी हमने भी यहाँ पे अपना IVIG का स्टॉक मेंटेन करके रख लिया था कि अगर हमारे पास अगर आएंगे तो हम IVIG रखेंगे। क्यूरेबल है डिजीज? नहीं, क्यूरेबल आप कह सकते हैं कि इस पे तो मैनेजेबल है। सर आपने कर दिया मैनेजेबल है। नहीं, ये इसमें बहुत मेहनत लगती है, और किस तेजी से बढ़ रहा है, कितनी जल्दी आपने एक्शन लिया है। जब वो रिएक्शन अगर बॉडी में सब जगह हो गया है, तो कर दिया है, और लेट कर रहे हैं, तब तो मुश्किल हो जाएगा। एक बार जब वीकनेस बढ़ने से पहले ही अगर हमने रोक ली, जब तक वो सारे नर्व्स को, ये न्यूरॉन्स की बीमारी है, ये नसों में फैलती है, अगर उन्होंने नसों को गला दिया, तब तो फिर अब गली हुई नसें, अगर मेरे पाइपें हैं, तारे हैं, अगर तारे गल जाएं तो मेरे को सारी वायरिंग दोबारा करनी पड़ेगी। अब बच्चों में तो वायरिंग दोबारा नहीं कर सकते, अब तो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं कि दूसरी तारें कब बनेंगी तब। न्यूरो की बीमारी है, न्यूरो की बीमारी, नर्व की बीमारी है, और चूंकि हम जल्दी IVIG देते हैं तो हम वो नर्व का डैमेज रोक लेते हैं उससे पहले। तो इसलिए जितना जल्दी दिया जाएगा उतना हम कर सकते हैं। मगर एक बार किसी ने 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद IVIG देने की कोशिश करेगा तो क्या ही फायदा होगा। तब तक तो पूरी बॉडी फैल गया होगा, सारी नसों को उन्होंने गला दिया होगा। आप उसके बाद नर्स का बस वेट ही करते रहो कि वो कब ठीक होगी, कब ठीक नहीं। सर ऐसे ही केस का अभी हमारे पास ये कुछ